कुछ लोग ऐसे आईपीओ में अप्लाई करते ही नहीं है जिनमें उनको कम रिटर्न मिलेंगे या फिर जिनमें उनको लॉस हो सकता है। वो केवल उन्हीं आईपीओ में अप्लाई करते हैं जिनमें या तो उनका पैसा 1.5 गुना होगा या फिर 2 गुना होगा। और वो ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने एक सही आईपीओ सिलेक्ट करने का प्रोसेस सीखा है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आईपीओ के बारे में बताता हूँ क्योंकि कुछ बिगिनर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हिंदी में इसको शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव भी कहते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक में बेचती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। तो आईपीओ किसी कंपनी के लिए फंड जुटाने का एंड किसी इन्वेस्टर के लिए कंपनी की ग्रोथ में शामिल होने का एक शानदार मौका होता है। तो एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी के आईपीओ में 2 पर्पज से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक ये कि आईपीओ आ रहा है, मैं अभी इसके शेयर बाई करके रख लेता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए। और दूसरा पर्पज ये है कि अभी ये जो शेयर आ रहा है तो ये कुछ हमें कम कीमत पर मिल रहा है और जब ये शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा तब इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, लिस्टिंग गेन लेने के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करता हूँ। अभी मैं अप्लाई कर देता हूँ, जिस दिन शेयर लिस्ट हो जाएगा मैं उसी दिन बेचकर निकल जाऊंगा। अभी के टाइम पर लोग लिस्टिंग गेन का ही बेनिफिट उठाने के लिए आईपीओ में इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन हर आईपीओ में आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता, आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिल सकता। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो वो क्या पॉइंट्स हैं, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक टेबल भी दूंगा, वो टेबल आपको हेल्प करेगी किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले एनालिसिस करने में। उसमें आप राइट लगा सकते हैं या फिर उसमें आप क्रॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ओवरऑल रिजल्ट होगा उससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। पॉइंट नंबर 1, आपको कंपनी का बैकग्राउंड एंड कंपनी का बिजनेस चेक करना चाहिए। जैसे कि कंपनी किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, अभी वह इंडस्ट्री ग्रोइंग चल रही है या फिर डाउन चल रही है या फिर ऐसे ही अभी नॉर्मल चल रही है। ये पता करके आप ये देख सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर क्या रहने वाला है। एंड आप कंपनी का बिजनेस देखें कि यह बिजनेस में क्या यूनिक कर रही है, क्योंकि किसी भी बिजनेस का यूनिकनेस ही उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। और इन चीज़ों को आप बहुत ही आसानी से जिस भी ऐप के थ्रू आप आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं वहाँ पर कंपनी प्रोफाइल में ये चीज़ें दोस्तों लिखी होती हैं, तो आप पता कर सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 2, कंपनी की फाइनेंशियल्स चेक करना। कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको बताते हैं कि कंपनी की हेल्थ कैसी है, जिससे आपको पता चलेगा कि कंपनी आगे जाके क्या कर सकती है। जैसे कि सबसे पहले आपको कंपनी का रेवेन्यू देखना चाहिए। रेवेन्यू बेसिकली कंपनी प्रोडक्ट या फिर सर्विस सेल करके जो कमाती है टोटल वो है। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये है कि उसका बिजनेस अभी चल रहा है, उसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, तो आगे भी चलता ही रहेगा, ऐसा हम एक अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी चीज है कि जो रेवेन्यू आया उसमें से टोटल खर्चे काटने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट क्या बचा है, तो आप प्रॉफिट और रेवेन्यू देख सकते हैं। इसके बाद कंपनी के पास जो कर्ज है तो वो कर्ज कंपनी अपना बढ़ाती जा रही है, ठीक है, या फिर उस कर्ज को कम करती जा रही है। बढ़ता हुआ कर्ज इन्वेस्टर के लिए अच्छे संकेत नहीं होती है। अगर आप कंपनी के पास कर्ज या फिर प्रॉफिट देखकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप इसके रेशियो भी देख सकते हैं। इसका एक रेशियो होता है ROE, यह बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यह नॉर्मली 12 से लेके 15% तो होना चाहिए, अगर इससे ऊपर होता है तो और ही अच्छा है। और वहीं जो दूसरा रेशियो है जो कंपनी के पास कर्ज को बताता है उसको डेट टू इक्विटी रेशियो बोलते हैं। तो यह अगर 1 से कम है तो बेटर है, अगर 0.5 है तो दोस्तों और ही अच्छा है। अगर यही रेशियो 1 से ज्यादा है तो एज ए इन्वेस्टर आपके लिए सही नहीं है। और ये सारी चीजें आप अपने ब्रोकर ऐप में चेक कर सकते हैं, या फिर इसके लिए अभी मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊंगा, उस वेबसाइट पर आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में मिल जाती हैं। पॉइंट नंबर 3, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के पीछे का। तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है दोस्तों OFS, जिसका मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल किसी भी कंपनी का आईपीओ तब आता है जब कंपनी में जो पहले से इन्वेस्टर है, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स या फिर जो वेंचर इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा कंपनी से लेके अब निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहने से अब हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे, तो वो अपना पैसा लेके निकल रही हैं। तो किसी भी कंपनी के आईपीओ में आप देख सकते हैं कि यह टोटली OFS है या फिर कुछ परसेंटेज OFS है। अगर टोटली OFS है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं जाएगा, जो इसमें पहले से इन्वेस्टर है वो अपना पैसा लेके निकल जाएंगे। तो एज ए इन्वेस्टर OFS आपके लिए सही नहीं है। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है डेथ रीपे, मतलब कि कंपनी के पास कर्ज हो गया है, कंपनी कर्ज के भार को अपने ऊपर से हटाना चाहती है, तो ये OFS से फिर भी सही है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि टोटल डेथ रीपे है या फिर कुछ पैसा यह बिजनेस ग्रोथ में भी लगाएगी। एंड तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए
आईपीओ के थ्रू पैसा लेना चाहती है, तो ये कंपनी का सही ऑब्जेक्टिव है और इससे आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकती है किसी भी आईपीओ के अंदर। एंड पॉइंट नंबर 4, रिस्क एंड स्ट्रेंथ फैक्टर्स के बारे में जानना है। तो ये यहाँ पर सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन अगर आप इनको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें एंड गूगल लेंस पर जाकर ट्रांसलेट कर लें। पॉइंट नंबर 5, 2 टाइप के आईपीओ होते हैं। एक होता है एसएमई मतलब कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दूसरे होते हैं मेन बोर्ड आईपीओ। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर मेन बोर्ड आईपीओ हमारे लिए सही होता है, क्योंकि इसमें बड़ी कंपनियों की लिस्टिंग होती है और इनका बिजनेस काफी ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए हमारे लिए रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। एंड इसमें लॉट साइज छोटा होता है, 12 से लेके 15,000 का लॉट साइज होता है, जिससे इसमें आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि आपका कैपिटल कम यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर रिस्क भी कम हो गया है। एंड इसका तीसरा पॉइंट है कि इसमें लिक्विडिटी हाई होती है। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप लिस्टिंग गेन का बेनिफिट लेके आईपीओ से बाहर निकल सकते हैं। एंड एसएमई आईपीओ में इसका उल्टा होता है, इसमें छोटी कंपनियों की लिस्टिंग होती है जिनका बिजनेस ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए हमारे लिए रिस्क इनमें ज्यादा रहता है। वहीं इसका जो लॉट साइज है वो बड़ा होता है, इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 1 लाख या फिर उससे प्लस ही रहता है। एंड इसमें लिक्विडिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी की मेन बोर्ड आईपीओ में होती है। तो एसएमई आईपीओ में वही लोग इन्वेस्ट करेंगे जो हाई रिस्क या फिर हाई रिवॉर्ड लेना चाहते हैं, या फिर जो स्मॉल बिजनेस की ग्रोथ पर विश्वास रखते हैं। और वहीं मेन बोर्ड आईपीओ में ऐसे लोग इन्वेस्ट करेंगे जो सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 6, आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप उस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें। ग्रे मार्केट प्रीमियम किसी भी आईपीओ का 8 दिन पहले से ही चलने लगता है, लेकिन आईपीओ के लास्ट दिन तक वो चेंज भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लास्ट डे अप्लाई करने का वेट करें, उस टाइम पर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम का सही पता चलेगा, क्योंकि पहले से तो वो चेंज हो जाएगा। किसी भी आईपीओ का जीएमपी अगर 10% से कम है तो ऐसे आईपीओ आपके लिए रिस्की रहेंगे। एंड अगर उसका जीएमपी 20 से लेकर 30% है तो उस आईपीओ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि वो आपके लिए थोड़ा सा सही रहेगा। एंड किसी भी आईपीओ का जीएमपी अगर 50% या फिर उससे ज्यादा है तो वो जीएमपी आपके लिए सही होगा एज ए इन्वेस्टर। लेकिन आपको 100% जीएमपी पर डिपेंड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीएमपी को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। एंड पॉइंट नंबर 7, आप आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें। जैसे कि किसी भी आईपीओ में मोस्टली 3 लोग तो अप्लाई करते हैं। कभी कभी किसी आईपीओ में कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए स्पेशल कोटा भी रखता है, उसको हम छोड़ते हैं। तो जो रिटेलर है इसमें अभी के टाइम पर किसी अच्छे आईपीओ अगर आता है तो उसमें 20 गुना, 30 गुना या फिर 40 गुना भी सब्सक्राइब किया जाता है। लेकिन आप ये देख लें कि कम से कम 10 गुना या फिर 15 गुना तो उसको सब्सक्राइब किया गया हो अभी के टाइम पर। तो किसी भी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको लास्ट डे ही पता चलता है, तो आप लास्ट डे ही जाकर किसी आईपीओ में अप्लाई करें। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि जिसने पहले दिन अप्लाई किया उसको आईपीओ मिल ही जाएगा एंड जिसने लास्ट दिन अप्लाई किया उसको नहीं मिलेगा। और जिस आईपीओ को ज्यादा सब्सक्राइब किया जाता है उसमें आपके अलॉटमेंट के चांस भी घट जाते हैं, क्योंकि अच्छा आईपीओ है उसमें ये समझ लो कि 20 गुना या फिर 30 गुना सब्सक्राइब किया गया है, तो बहुत ही कम चांस है कि आपको उसमें अलॉटमेंट मिले। तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए आप क्या करें, अपनी फैमिली मेंबर के अकाउंट ओपन कर लें। तो आप अपने अकाउंट से अप्लाई करें एंड अपने फैमिली के अकाउंट से भी अप्लाई करें। तो अगर आप फैमिली मेंबर या फिर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फ्री में अकाउंट ओपन करके आईपीओ में अप्लाई फ्री में कर सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 8 है दोस्तों, मार्केट कंडीशंस। जिस टाइम पर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम की आप मार्केट कंडीशन देखें। जैसे कि जो पूरा मार्केट है वो भी बुलिश चल रहा है या फिर बियरिश चल रहा है या फिर साइडवेज चल रहा है। तो अगर मार्केट बुलिश है तो आपको उस आईपीओ में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सकती है। अगर बियरिश है तो आपको अप्लाई करने से बचना चाहिए। यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो भी अपने आईपीओ की डेट बढ़ा देती हैं कि नहीं इस टाइम पर हम अपने आईपीओ नहीं ला सकते क्योंकि मार्केट डाउन चल रहा है। तो आपको एज ए इन्वेस्टर भी सोचना चाहिए कि मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है। एंड पॉइंट नंबर 9 है दोस्तों, आईपीओ का प्रमोटर्स और टीम मैनेजमेंट के बारे में पता करें। तो टीम को तो आप छोड़ दीजिए, उस पर तो आपको ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन आप मोटा मोटा उसका प्रमोटर का पता कर सकते हैं। प्रमोटर बेसिकली आप ओनर या फिर इसका मालिक समझ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी अंबानी की अगर आईपीओ लेकर आती है तो उसमें ज्यादा रिटर्न मिलती है, क्योंकि अंबानी पर लोगों का ट्रस्ट ज्यादा है तो उसमें ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। एंड दूसरा दोस्तों टाटा के आईपीओ में भी आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं। एंड बजाज की अगर कोई कंपनी लेकर आती है तब भी आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाते हैं। एंड अडानी की अगर कोई कंपनी लेकर आती है तो इनकी पहले से कंपनियां हैं, अगर इन्हीं की सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ आता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे ये डिसीजन लेने में कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप मेरी एक बात पर गौर करिए कि अगर आप बिगिनर है तो आईपीओ के बारे में इतना समझना काफी नहीं है,
ये तो मैंने आपको एक सही आईपीओ सिलेक्ट करना बताया है। इसके बाद भी आईपीओ के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं देना चाहता हूँ। तो अभी आपका आईपीओ को लेकर क्या डाउट है? अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए ताकि मैं नेक्स्ट आईपीओ टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, उस वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अभी मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें लेकर आने वाला हूँ।